बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम कदम में खुश आमदीद। मैं हूं तसव्वुर ज़मान बाबर। FM 98 दोस्ती चैनल से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं बराह रास्त। आज हम बात करेंगे दोस्तों आलमी तहफ़्फ़ुज़ पसंदी के मुकाबिल में हम देखें इलाकाई ताउन की जो अहमियत है, इसको किन ममालिक ने बेहतर अंदाज में समझा है। यानी हम आलमी सतह पर देखें तो बढ़ती हुई तहफ़्फ़ुज़ पसंदी के बायस जो ग्लोबलाइजेशन के नए चैलेंजेस हैं वो सामने आ रहे हैं। ताहम एशिया और ग्लोबल साउथ के ममालिक बाहमी ताउन, इलाकाई रवाबित और आज़ाद तिजारती मुआहदों के ज़रिए नई माशी समत मुतय्यन कर रहे हैं। इस अहम मौजू पर हमने गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोनिक राबिता किया है खालिद तैमूर अकरम साहब से, जो कि आलमी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, उमूर चीन के माहिर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हम कदम में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका भी। सर आगाज में थोड़ा सा हम ये समझ लें कि जो मौजूदा आलमी हालात हैं इसमें ग्लोबलाइजेशन किन बुनियादी तब्दीलियों से गुजर रही है। जी थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक बड़ा अहम है और इस पे आगे जाके बात करेंगे, लेकिन आज के पहले जो दुनिया के हालात चल रहे हैं अगर उस पर हम बात करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको पता है, ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कब आया। ये बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बहुत सारे ममालिक बने और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबलाइजेशन की एक टर्मिनोलॉजी वेस्ट से आई कि जी पूरी दुनिया में एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है। लेकिन अब पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं, खास तौर पे जब कोविड आया था, जब कोरोना 19 आया था, तो दैट वाज द टाइम के जिस वक्त दुनिया को एहसास हुआ कि रीजनलिज्म भी कोई चीज होती है। बिकॉज कोविड 19 का जो असर था, जो कोरोना का असर था, वो यूरोप में फर्क था, चाइना में फर्क था, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया में कोविड ने फर्क तरीके से अपना असर किया, और इसी तरह अफ्रीका में फर्क तरीके से किया है। अगर हम कोविड 19 पे आप नजर डालें तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जो कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था मेरे ख्याल में 15 या 20 दिन हुआ था। मेरे चाइना में तकरीबन 2.5 साल का लॉकडाउन रहा, इसी तरह यूरोप में तकरीबन 7-8 महीने का लॉकडाउन रहा। तो उस वक्त जब ये कोविड खत्म हुआ और उन दिनों में एक टर्मिनोलॉजी पे बड़ा जोर दिया गया और वो टर्मिनोलॉजी थी रीजनलिज्म की टर्मिनोलॉजी थी। लेकिन ये तो वेस्टर्न मीडिया ने ये वर्ड मुतारिफ कराया कोविड के दिनों में। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो 2013 में जिस वक्त प्रेसिडेंट शी ने रशिया के अपने दौरे में एक स्पीच की थी, मेरे ख्याल में मार्च या अप्रैल 2013 की बात है, उस वक्त उन्होंने जब कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर की बात की थी और फिर बाद में BRI की बात की, तो उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी मैंने तो कम से कम पहली दफा प्रेसिडेंट शी से सुनी कि रीजनलिज्म के ऊपर काम करने की हमें ज्यादा जरूरत है और आने वाला टाइम जो है वो रीजनलिज्म का है। तो उसमें अगर हम नजर दौड़ाएं पिछले 2013 से लेकर पिछले 13 साल में, तो पिछले 13 साल में दुनिया के अंदर 2-3 बड़े वाकयात हुए, जिसमें जो पहला बड़ा वाकया हुआ वो कोविड का हुआ। कोरोना के दिनों में हमने जब देखा कि हर रीजन में वो कोरोना वायरस फर्क तरीके से असर कर रहा था, तो उस वक्त हमने रीजनलिज्म का काफी पीक देखा। बल्कि पाकिस्तान की जो सारी की सारी हमारी ट्रेड और हर चीज होती थी वो यूरोप और अमेरिका की तरफ थी, और फिर हमने कोविड के दिनों में सेंट्रल एशिया पे और दीगर ममालिक के ऊपर नजर दौड़ाई, तो हमें पता चला कि ये तो रीजन के अंदर अगर हम ट्रेड करेंगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा हमारे लिए। उसके बाद दूसरी बड़ी चीज जो दुनिया ने फील की, जिसका झटका फील किया, वो बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रंप ने पावर में आने के बाद जब टैरिफ लगाने शुरू किए मुल्कों के ऊपर मुख्तलिफ एशिया के हवाले से, तो तब भी थोड़ा सा लोगों को ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा रीजनलिज्म को कदर उनको आई। और तीसरी चीज जो है वो जिस तरह कहते हैं कि किसी ताबूत में आखिरी कील जो है वो ये अभी ईरान और इजराइल और अमेरिका की वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स, जिसमें हमने मिडिल ईस्ट में उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, अफ्रीका में हैं, एशिया के अंदर हैं, हमारे अपने मुल्क के अंदर भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ तेल इस्तेमाल होता है वहाँ वहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स उसके हमने देखे। और अब भी सबको एहसास हुआ कि रीजनलिज्म जो है वो सबसे बेहतर है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रेसिडेंट शी की
جو ایک ان کی سوچ ہے اس کی ہمیں داد دینی پڑے گی کہ آج سے 12 سال پہلے جو انہوں نے ایک ریجنلزم کی بات کی یا کمیونٹی وتھ شیئرڈ فیوچر کی بات کی یا کنیکٹیوٹی کی بات کی اور سڑکیں بنائی، ریلوے بنایا اور جو پورا ایک اسٹرکچر 155 ملکوں کے اندر قائم کر دیا، تو ان کو آئی ایم شیور کہ یہ تو اندازہ نہیں ہوگا کہ جنگیں ہوں گی یا کووڈ ہوگا، لیکن انہوں نے نئے دور کی مناسبت سے یہ بات ضرور فیل کی کہ اب تو ان کے دنیا میں تقریباً 194 ملک بن گئے ہوئے ہیں، اور ان میں سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 99% ملک ایسے ہیں جو کہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے۔ انڈیپینڈنٹ سے مراد کہ وہ کسی قسم کی کوئی کالونی نہیں ہے ابھی تک کسی کے ساتھ، تو وہ یہ والی ٹرمینالوجی ہمیں یہاں سے ہم نے سیکھی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا خالد تیمور اکرم صاحب، تھوڑا سا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو علاقائی تعاون ہے، ریجنلائزیشن ہے، یہ عالمی معیشت میں کیا کردار ادا کر رہا ہے، یہ جو علاقائی تعاون ہے؟ جی بڑے یہ آپ کا اہم سوال ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال میں آپ کو دوں گا یورپین یونین کی، میں آپ کو مثال دوں گا۔ اگر آپ یورپین یونین کی ٹریڈ کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اٹلی یہ چیز بیچ رہا ہے اور فرانس یہ چیز لے رہا ہے، یا نیدرلینڈ چھوٹا ہے، یا بیلجیم جو ہے وہ کوئی چیز دنیا میں نہیں بھیج رہا ہے۔ تو جس ٹائم پہ ایک ایکومولیٹو یا ایک اجتماعی ٹریڈ بیلنس جب بتایا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے جی کہ اتنے کا ہمارا ٹریڈ بیلنس ہے، تو اس کے اندر ریجنلزم کی جو سب سے پہلی میں کہوں گا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس جو ہمارے جغرافائی نئی جو ایک دنیا قائم ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اس کے اندر ہم نے سب سے بڑی مثال ریجنلزم کی جو دیکھی وہ ہم نے یورپین یونین کے اندر دیکھی، اور اب سینٹرل ایشیا بھی اسی ریجنلزم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابھی میں پچھلے ہفتے پورا سینٹرل ایشیا میں تھا تو وہاں پہ بھی ریجنلزم کی بڑی بات ہو رہی ہے، اور وہ خود ادھر کے لوگ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ریجنلزم جو ہے وہی ایک ہمیں سکسیس ماڈل نظر آتا ہے اکنامکلی۔ تو پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جس قسم کے حالات سے گزر رہا ہے، ہم ایران اور امریکہ کے درمیان پیس ٹاکس بھی کرا رہے ہیں، اور اس ٹائم پہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ورلڈ پاور کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا خالد تیمور اکرم صاحب، یہ جو گلوبل ساؤتھ کے ممالک ہیں، ان کے درمیان بڑھتا ہوا تعاون کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہا ہے آپ کی نظر میں؟ جی گلوبل ساؤتھ جو ہے نا جی، گلوبل ساؤتھ کے بارے میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کی جو پالیسیز ہیں، یہ پالیسی یا یہ جو نام دیا ہے، یہ بھی نام چائنا نے نہیں دیا، یہ بھی ویسٹرن جو ایکسپرٹس ہیں یہ وہاں سے یہ آیا، اور انیشلی گلوبل ساؤتھ کے اندر ان ملکوں کو انہوں نے ڈال دیا کہ جو کہ ترقی پذیر ملک ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک کو انہوں نے گلوبل نارتھ کے اندر ڈال دیا، اور آہستہ آہستہ گلوبل ساؤتھ کو ایکسپینڈ کرتے گئے، اور گلوبل ساؤتھ کے اندر ایسے ایسے ممالک بھی ڈال دیے گئے ہیں جو کہ ساؤتھ میں ہے ہی نہیں ہے، جس طرح لیٹن امریکن کنٹریز ہیں وہ تو امریکہ کے ساتھ ہیں، اسی طرح افریقن کنٹریز ہو گئے وہ بھی ہمارے ساؤتھ میں نہیں ہیں۔ تو یہ گلوبل ساؤتھ کی جو ٹرمینالوجی ہے یہ بیسیکلی پچھلے کم سے کم 2 سال سے تو ان ممالک کے لیے لی جاتی ہے جو کہ چائنیز کیمپ میں ہیں یا چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں، اور گلوبل نارتھ کے ملک ان کو کہا جاتا ہے۔ جب ہم کسی بھی ایکسپرٹ کا کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں یا وہ پڑھتے ہیں تو وہ گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ کو بیسیکلی ایک جو ہے اکنامک کولڈ وار سے تشبیہ دینی شروع کر دی انہوں نے، کہ جس طرح پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس ایس آر تھا، تو یو ایس ایس آر اور امریکہ کے درمیان ایک کولڈ وار ہوتی تھی، تو ابھی یہ جو اکنامک کولڈ وار ہے یہ بیسیکلی گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ کرتے ہیں۔ اب جس طرح فار ایگزامپل انڈیا بھی تو ساؤتھ میں ہے، ہمارے ساتھ ہے بالکل، اس کی سرحدیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں، لیکن جس ٹائم پہ ایکسپرٹس کوئی آرٹیکلز وغیرہ لکھتے ہیں تو وہ اس کو گلوبل نارتھ میں کرتے ہیں۔ G7 کے ممالک جو ہیں وہ ان کو گلوبل نارتھ سمجھا جاتا ہے، G20 کو گلوبل ساؤتھ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ٹرمینالوجی جو ہیں یہ مختلف قسم کے اخبارات نے مختلف انہوں نے صرف اپنی کنوینئنس کے لیے نکالی ہوئی ہے، ویئرز اگر دیکھا جائے اس ٹائم پہ نہ کوئی گلوبل نارتھ ہے نہ کوئی گلوبل ساؤتھ ہے، اس ٹائم پہ
इकोनॉमी की जंग है, इस टाइम पे सस्टेनेबिलिटी की जंग है, और इस टाइम पे एक ऐसे फ्रेमवर्क की जंग है कि जिसमें हर मुल्क ने अपने ज़खायर को देखना है और हर मुल्क ने अपनी सप्लाई चेन को देखना है। बिल्कुल सही, बड़ी अहम बात की। खालिद तैमूर रकन साहब, ये जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, ये आलमी तजारती निज़ाम में अपनी हैसियत कैसे मजबूत कर सकते हैं, और इसमें ये जो इलाकाई ताउन है ये किस कदर अहम है? जी, ये आपका बड़ा अहम सवाल है। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ये दुनिया मतलब हर 20 या 25 साल के बाद तजारती लिहाज से भी और इकोनॉमिकली भी दुनिया एक शिफ्ट लेती है। एक बड़ी शिफ्ट दुनिया ने ली 1945 में, जिस टाइम पे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो उसके बाद बहुत सारे नए ममालिक वजूद में आए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जब दुनिया कॉलोनाइज थी, आप हैरान होंगे स्टैटिस्टिक्स सुन के कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले पूरी दुनिया में जो मुल्कों की तादाद है वो तकरीबन 60-65 थी, क्योंकि ज्यादातर इलाके कॉलोनाइज थे। जिस तरह कंप्लीट साउथ एशिया कॉलोनाइज था, कंप्लीट अफ्रीका कॉलोनाइज था। तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब मुल्कों को आज़ादी मिलनी शुरू हुई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक पिछले 80 साल में तकरीबन 195-196 मुल्क वजूद में आए, तो उसमें हमने ये देखा है कि इस बहुत सारे ममालिक को इसमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद हमने फिर देखा 2013 में इस वक्त प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने BRI अनाउंस किया, और BRI के पहले 10 साल हमने देखे जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, और अब जो दुनिया एक और फेज में दाखिल हो गई है जिसमें इस रूट पे जो BRI के रूट्स हैं इसमें बाकायदा तजारत शुरू हो गई है। अच्छा, बहुत सारे ममालिक इसके अंदर ट्रांजिट कंट्रीज हैं, बहुत सारे ममालिक इसके अंदर इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं। मैं दूर क्यों जाएं, अफगानिस्तान की हम मिसाल ले लें। हमारे अफगान भाई अगर जो हम बिला वजह हमारे साथ इज्जत लगा के बैठे हुए हैं, अगर वो इस इंटरनेशनल जो चाइना ने एक अपना BRI के थ्रू एक न्यू ऑर्डर दिया है, अगर सिर्फ अफगानिस्तान की मिसाल लें तो वो अरबों डॉलर ट्रांजिट ट्रेड से कमा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया का जो अरेबियन सी के साथ, इंडियन ओशन के साथ जो कनेक्शन हुआ है, उसका शॉर्टेस्ट रूट जो है वो वाया अफगानिस्तान है। ताशकंद से पेशावर का जो लैंड रूट है वाया अफगानिस्तान, वो टोटल 760 किलोमीटर है, 760 किलोमीटर है। तो आप ये देखें कि कितना स्क्वीज हो गया रास्ता, और ये सड़कें वड़कें बन गई हैं। अभी क्योंकि अफगानिस्तान वाले जो हैं वो कुछ हमसे ये टेररिज्म के और काउंटर टेररिज्म के हवाले से कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो इस वक्त जो तजारत है सेंट्रल एशिया की वो वाया ईरान और तुर्कमेनिस्तान हो रही है। और वही ताशकंद जो हमारे से टोटल पेशावर से ताशकंद 760 किलोमीटर है, वो कराची से वाया ईरान और तुर्कमेनिस्तान हमें तकरीबन 4400 किलोमीटर पड़ रहा है। तो इसलिए ये बात सब मुल्कों को समझने की जरूरत है कि चीन का जो ये दिया हुआ फ्रेमवर्क है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उससे हर मुल्क का फायदा है। उसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई छोटा मुल्क है, कोई छोटा मुल्क नहीं है। अब मैं आपको यूरोप की मिसाल दूं, मुझे एक मुल्क में जाने का इत्तेफाक हुआ यूरोप में, नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो उसका इलाका इतना ही है जितना हमारे इस्लामाबाद का इलाका है। इस्लामाबाद और बाराको को अगर आप मिला लें तो इतना वो पूरा मुल्क इतना है। तो लेकिन वो क्योंकि BRI का हिस्सा है और वहां से एक ट्रेन का रूट गुजर रहा है, जो एक ट्रेन जा रही है चाइना से यूरोप, जो ट्रेन जा रही है वो नॉर्थ मैसेडोनिया से ट्रैक गुजरता है, और नॉर्थ मैसेडोनिया को उस ट्रेन के गुजरने की वजह से उनको वो उस पे ट्रांजिट फी मिलती है। और सिर्फ अगर आपको ट्रेनों की तादाद बताऊं तो आप हैरान होंगे कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर चाइना से जो यूरोप ट्रेनें गई हैं वो तकरीबन 16 लाख ट्रेनें गई हैं सामान लेके। तो आप ये देख लें कि वो एक छोटा सा मुल्क जो कि इस्लामाबाद के साइज से थोड़ा बड़ा है, तो उसको ट्रांजिट में कितना उसको फी मिली होगी, जहां से 16 लाख ट्रेनें गुजरी हैं। तो इस तरह ये जो BRI का प्रोग्राम है, ये सारा का सारा जो है ये रीजनलिज्म को भी फरोग देता है, ये ग्लोबलाइजेशन को भी फरोग देता है, और साथ साथ इसके अंदर हर मुल्क के लिए कुछ ना कुछ है, जिस तरह मैंने अभी आपको अफगानिस्तान और मैसेडोनिया की मिसाल दी। बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही। अच्छा खालिद तैमूर अकरम साहब, एक तरफ है तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और दूसरी तरफ हम ये इलाकाई ताउन देख रहे हैं, उसकी आपने बड़ी उम्दा मिसालें भी पेश की हैं। तो क्या समझते हैं बात कहाँ पे जाके बनेगी? कहीं पे कुछ बेहतरी के आसार आपको दिखाई देते हैं कि जहाँ जो ताकतें माशी तौर पे बड़ी ताकतें हैं वो तहफ़्फ़ुज़ पसंदी के अपने मौक़िफ़ से थोड़ा पीछे हों और ताउन की तरफ आगे बढ़ें? जी बिल्कुल। ये जो दुनिया का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है ना, ये ओपनिंग अप की तरफ है। मैं अभी कल उधर उज़्बेकिस्तान में था और ये जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, ये सेंट्रल एशियन ममालिक आज़ाद हुए हुए तकरीबन 40 साल होने को हैं। 1991-92 में ये लोग आज़ाद हुए थे। तो अब लेकिन हमने ये देखा कि 91-92 में जब से आज़ाद हुए थे तब से लेकर 2012-13 तक इन ममालिक ने कोई खास तरक्की नहीं की। ये क्लोज्ड रहे, ये वो जो आप बात कर रहे हैं ना, क्लोज्ड इकोनॉमीज थी। लेकिन जब से ये चाइना के BRI प्रोग्राम का हिस्सा बने तो अब ये ओपन इकोनॉमीज बन गई हैं। और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ सेंट्रल एशिया के अंदर के पिछले 10 साल के अंदर सेंट्रल एशिया ने बड़ी अनप्रेसिडेंटेड तरक्की की है। मैं पिछले हफ्ते उज़्बेकिस्तान में था पूरा, तो वहाँ पे सिर्फ अगर मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर अपनी सब सड़कें नई बना ली हैं, शहरों को नया कर लिया है। और ओल्ड सिल्क रूट के ऊपर जो शहर गुजरते हैं, जिस तरह जो अभी नए सिल्क रूट का भी हिस्सा हैं, वो BRI का भी हिस्सा है, जिसमें समरकंद, बुखारा, खीवा, वहाँ पे पूरे नए शहर आबाद हो गए हैं। ताशकंद से समरकंद और बुखारा के लिए जो पहले ट्रेन चलती थी वो तकरीबन 8 से 9 घंटे लेती थी, लेकिन अभी वहाँ पे फास्ट बुलेट ट्रेन चलनी शुरू हो गई है। अभी ताशकंद से समरकंद का रास्ता जो है वो टोटल 2 घंटे और 16 मिनट का रह गया। और समरकंद से बुखारा का रास्ता जो पहले 4-5 घंटे का था वो तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट का हो गया। तो ये सारी चीजें कनेक्टिविटी के लिए आती हैं। ये सारी चीजें जो एक प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का विजन है ट्रेड का, इकोनॉमी का, ये उसके साथ अलाइन है। इलाकाई ताउन के तनाजुर में आप सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के दौरे को किस नज़र से देखते हैं? इस वक्त वो चीन में मौजूद हैं। जी, मैं आपको ये बात बताऊं कि जब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है पिछले चंद सालों के अंदर, हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और साथ ही प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब, इसाक डार साहब, इन सब का जोर जो है वो इलाकाई ताउन के ऊपर रहा है। पाकिस्तान हम अगर सिर्फ मैं आपको पिछले 2 साल की मिसाल दूं तो आप ये देखें कि हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफ द स्टेट्स का हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स का इजलास कराया, जिसमें सारे प्राइम मिनिस्टर लास्ट ईयर पाकिस्तान आए। अभी फरवरी में हमने देखा कजाकिस्तान के सदर आए, फिर उसके बाद उज़्बेकिस्तान के सदर आए, फिर हमने लास्ट ईयर ये देखा कि अज़रबैजान के सदर पाकिस्तान तशरीफ लाए, बेलारूस के सदर पाकिस्तान तशरीफ लाए। तो इलाकाई ताउन के हवाले से पाकिस्तान ने पिछले चंद सालों में बड़ा काम किया है। और इसी तरह प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी का जो ये विजिट है, मैं इसको इस लिहाज से इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि इसके अंदर जिस किस्म के MOU साइन हो रहे हैं, आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कल प्रेसिडेंट के विजिट के फर्स्ट डे पे 4-5 एग्रीकल्चर के हवाले से, ट्रेड के हवाले से जो एग्रीमेंट्स और MOU साइन हुए वो बड़े इंपॉर्टेंट साइन हुए। और मैं समझता हूँ कि ये दौरा जो है एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जिस वक्त इस पाकिस्तान की इस वक्त जो दुनिया के अंदर हैसियत है वो एक मिडिल पावर की बन चुकी हुई है। पाकिस्तान की हैसियत एक पीस ब्रोकर की है। पाकिस्तान की हैसियत इस वक्त एक ऐसे मुल्क की है जो कि जिसने दुनिया को शायद 3rd वर्ल्ड वॉर से बचा लिया है, और पाकिस्तान एक सेवियर के तौर पे बन के सामने आया। और इस टाइम पे ये दौरा इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान के लिए चाइना की क्या अहमियत है। और चाइना न सिर्फ हमारे लिए एक बड़ा भाई है, बल्कि चाइना जो है वो हमारा इस ग्रोथ का एक मेजर कंपोनेंट और मेजर पार्टनर भी है। खालिद तैमूर अकरम साहब, जो ममालिक खास तौर पे इस खत्ते की अगर हम बात करें कि ताउन पर मबनी अपनी पॉलिसी जाहिर नहीं कर रहे, क्या पैगाम है उनके लिए? या क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि जल्द या बदेर उन्हें भी इसी ताउन के ही रास्ते पे आना पड़ेगा अगर सर्वाइवल चाहते हैं वो अपना? बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी है। सिर्फ एक ही मुल्क है इस पूरे खत्ते के अंदर जो कि BRI को कबूल नहीं करता। वो कभी कहते हैं हम अपना स्पाइस रूट बनाएंगे, स्पाइस रूट था
جو کہ ہندوستان کا کسی زمانے میں واسکو ڈی گاما نے ڈسکور کیا تھا، جو کہ انڈین اوشن کے تھرو وہ سپائسز ادھر یورپ بھیجتا تھا، اور وہ ادھر وینس میں پہلے وہ سپائسز جاتی تھیں اور اس کے بعد پرتگال میں جاتی تھیں. تو انڈیا جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند سالوں میں آئسولیٹ ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ بھارت نے بی آر آئی کے پروگرام کو بھی وہ نہیں مانتا، بی آر آئی کا حصہ نہیں ہے. بھارت کا چائنا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بائی لیٹرل ہے، ملٹی لیٹرل تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح علاقائی تنظیموں کے تعاون کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی بھارت کی وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. اگر 2 سال پہلے کی میں بات آپ کو سناؤں کہ جس میں بالکل عین آخری 3 دن پہلے میرے خیال 4 جولائی کو اجلاس ہونا تھا ہیڈ آف دی اسٹیٹس کا، تو وہ بھارت نے اس کو آن لائن کر دیا تھا، اور جو کہ بھارت نے خود ایک موقع کو کھویا علاقائی تعاون کو بڑھانے کے لیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس لحاظ سے جتنی تیزی سے علاقائی تعاون بڑھتا جا رہا ہے ملکوں کا، تو آج نہیں تو کل بھارت کو ان ملکوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں بھارت نے بہت کوشش کی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان حالات کو خراب کیا جائے اور ہمارے درمیان جو ایک بھائی چارہ یا وہ ہے اس کو اسپوائل کیا جائے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بنگلہ دیش کا آپس میں آج کل جتنا اچھا تعلق جو ہے وہ چل رہا ہے علاقائی تعاون کے حساب سے، میرے خیال میں وہ بڑا ایگزمپلری بن گیا ہے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر اندر. اسی طرح پاکستان کا اس ٹائم پہ جو ایران کے ساتھ تعلق ہے، اگر اس جنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس پورے علاقے میں اگر ہمارا ملک ایران، ہمارا ہمسایہ ملک ایران اگر کسی ایک ملک کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اس کی قیادت کسی پہ بھروسہ کرتی ہے تو وہ پاکستان ہے. اسی طرح علاقائی تعاون کے حوالے سے دیکھا جائے، سینٹرل ایشیا کا دیکھا جائے، سینٹرل ایشیا پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے، پاکستان کے تھرو لینڈ روٹ ان کو ملتا ہے انڈین اوشن کی طرف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا چانس تھا مودی گورنمنٹ کے لیے اور انڈیا کے لیے کہ وہ اس علاقائی تعاون کی کشتی میں سوار ہوتے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اس بوٹ کو مس کر دیا ہے، کیونکہ یہ بی آر آئی کا پروگرام یا سی پیک جس کا حصہ ہے وہ پچھلے تقریباً اب اس کو 13واں سال شروع ہو گیا ہے. 2013 سے اگر ابھی آپ دیکھیں تو 2026 تک پہنچتے پہنچتے 13 سال. اب اس کا مطلب کہ جو ملک اس کے اندر نہیں شامل ہوئے، خاص طور پہ اس علاقے کا جو ایک ہی ملک ہے جو اس کے اندر شامل نہیں ہوا وہ ہے انڈیا، تو وہ 13 سال اگر آج بھی شامل ہوتا ہے تو اس کو کیچ اپ کرنے کے لیے چلو 13 نہیں تو کم سے کم 7 سال تو اگلے لگیں گے. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس کو مس کیا ہے بوٹ کو، اور اگر آج پاکستان کی دنیا کے اندر ایک حیثیت بنی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے علاقائی تعاون کے اوپر بہت سٹریس دیا ہے اور بہت احسن طریقے سے ہماری حکومت اس کو لے کے آگے بڑھی. میں آخر میں خالد تیمور اکرم صاحب کو گہری نظر رکھتے ہیں، بڑے ایک باریک بھی شخصیت ہیں آپ. ہمارے اس علاقے کو خاص طور پہ کہ جس میں چین موجود ہے، پاکستان، دیگر اہم ممالک ہیں، اس خطے کا پوٹینشیل آپ کی نظر میں کیا ہے باقی دنیا کے لیے؟ جی اس خطے کے دیکھیں جی، اس خطے کی پوٹینشیل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے اندر سب سے پہلا جو بڑا پوٹینشیل ہے وہ معدنیات کا ہے. آنے والا ٹائم جو ہے جس کے اندر دنیا کی ریلائنس جو ہے وہ لیتھیم کے اوپر ہو رہی ہے، ریئر ارتھ میٹلز کے اوپر ہو رہی ہے، تو اس خطے کے اندر افغانستان ہو یا پاکستان ہو یا سینٹرل ایشیا ہو، وہ ریئر ارتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. جس طرح ازبکستان کے اندر اگر دیکھا جائے، ازبکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے سونے کے لحاظ سے. اسی طرح لیتھیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو افغانستان میں بہت زیادہ لیتھیم ہے. یورینیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اس ٹائم پہ اگر سب سے زیادہ کہیں یورینیم ہے تو وہ قزاقستان کے اندر ہے. تو یہ خطہ جو ہے ایک تو ریئر ارتھ میٹلز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، دوسرا یہ خطہ سارا ایسا ہے ہمارا کہ یہ ایران کے ساتھ لنکڈ ہے. تو ایران کے جتنے ایران کہہ رہا ہوں میں چائنا کے ساتھ لنکڈ ہے. تو چائنا کے جتنے بھی لینڈ روٹ نکل رہے ہیں، زمینی رستے جو نکل رہے ہیں یا ریلوے کے جتنے رستے نکل رہے ہیں، وہ اس خطے کے تھرو نکل رہے ہیں، کیونکہ وہ
मतलब हम साया ममालिक के थ्रू निकलेंगे ना, उड़ के ऊपर से तो नहीं रेलवे लाइन गुजरेगी। बिल्कुल। तो जो चीन की यूरोप के साथ या पूरी दुनिया के साथ ट्रेड के लिए जो एक आप कह लें कि जो रास्ता प्रोवाइड हो रहा है, वो ये खित्ता ही प्रोवाइड कर रहा है। और इस खित्ते की स्टेबिलिटी, इस खित्ते की सालमियत और इस खित्ते की तरक्की जो है वो इसके साथ साथ वो चीन को बहुत अहम है, क्योंकि चीन के जितने रेल और रोड के हैं रास्ते, वो सारे खित्ते से गुजर रहे हैं। खालिद तैमूर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पे आपने गुफ्तगू फरमाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खालिद तैमूर अकरम साहब सीनियर तजज़ियाकार आलमी उमूर के माहिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे, और आज हमने ख़ास तौर पे आलमी तहफ़्फ़ुज़ पसंदी के मुकाबिल इलाकाई ताउन की अहमियत पर गुफ्तगू उनके साथ की। मौजूदा आलमी माशी हालात में इलाकाई ताउन और कसीरुल जहती रवाबित न सिर्फ ग्लोबलाइजेशन को नई ज़िंदगी दे सकते हैं, बल्कि तरक्की पजीर ममालिक को एक मजबूत और ख़ुद मुख्तार माशी मकाम भी फराहम कर सकते हैं। और इसकी हम अमली एक सूरत और उसका इजहार हम देखते हैं कि अवामी जमहूरियत चीन और उनकी लीडरशिप की जानिब से जो एक ताउन की बात की जाती है, वो उसको अमली तौर पर बाकी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, और हम खित्ते में देख रहे हैं कि उसके समरात भी पहुंच रहे हैं, और दुनिया के बेशतर ममालिक अब इसी सोच की अक्कासी कर रहे हैं, इसी नैरेटिव को पसंद कर रहे हैं कि आप ताउन ही के ज़रिए बेहतरी ला सकते हैं, आप तहफ़्फ़ुज़ पसंदी या इज्तनाब से बेहतर नताइज अखज़ नहीं कर सकते। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक, इंशाअल्लाह ज़िंदगी तो आपसे हम कदम में फिर मुलाकात होगी। तसव्वुर ज़मान बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने खेबान।